जब हम लोगों ने रियल एस्टेट शुरू किया तो रियल एस्टेट को लोग अच्छा बिजनेस नहीं मानते थे। ये गुंडा बदमाशों का बिजनेस था। आपको याद है आपका पहला कोई मंदी का दौर जहाँ पे रियल एस्टेट में लोगों को लगा हो कि लोग हिचकिचा रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो? थोड़ी बहुत 19-20 हमारी डिमांड में प्रॉब्लम रही तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम मंदी के दौर में गुजर रहे हैं। कभी भी तेजी मंदी वाले चक्कर में हम नहीं। ओके, हमें एक रीजनेबल प्रॉफिट मिला तो हम काम करके निकल गए। रियल एस्टेट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फंड फ्लो, कैश मैनेज करना, क्योंकि रियल एस्टेट की ब्लड है। हार्ड वर्किंग के साथ आपके पास ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, आपकी नीयत ठीक है। क्या ऐसी 2-3 हैबिट्स आप अपने लाइफ के अंदर अपनाई हुई है जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ों पे कंटिन्यू रख पा रहे हैं और इतना बड़ा एम्पायर रन कर पा रहे हैं? देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। आपको स्टाफ को फ्रीडम देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद में रियल एस्टेट ही है जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है। पहले लोग 10 कमरों के मकान में 10-10 फैमिली रहा करते, अब लोगों का स्टैंडर्ड बदला है। वो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम है। पहले आदमी रिटायरमेंट के बाद में मकान लेना सोचता था, अब आदमी सर्विस से पहले सोचता। रोटी कपड़ा मकान, इसकी डिमांड तो हमेशा बनी रही। आज रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा जाम हो गया। बहुत सारे एस्पायरिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, आप उनको क्या 2-3 सीख, राय अपनी जर्नी की देना चाहोगे कि यार ये सब चीज़ें आपको अपनानी चाहिए? Hi everyone, this is Anil Soni and welcome back to yet another episode of Real Estate Success Decoded। और आज हम हैं राजस्थान रियल एस्टेट के सबसे बड़े ब्रांड मंगलम ग्रुप के यहाँ पे। और मंगलम ग्रुप के मेरे साथ है मिस्टर नंद किशोर गुप्ता जी। और एन के गुप्ता जी का अगर मैं परिचय दूँ, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने इनिशियल डेज जयपुर के पास गांव से, और उसके बाद उनकी जर्नी पिछले 25 साल से लगभग कुछ 12 प्लस सिटीज के अंदर काम कर चुके हैं। लगभग 5 करोड़ स्क्वायर फीट जो एरिया है वो डेवलप कर चुके हैं, और पिछले 25 साल से राजस्थान का नंबर 1 रियल एस्टेट ब्रांड बन गया है। और ये पूरी जर्नी कैसी रही, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या चैलेंजेस आए, क्या मेजर अचीवमेंट्स रही, और आगे आने वाला भविष्य क्या देख रहे हो मंगलम ग्रुप का और राजस्थान रियल एस्टेट मार्केट का और इंडियन रियल एस्टेट मार्केट का। बहुत बहुत स्वागत है एन के सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू। तो सर, मैं जर्नी स्टार्ट करना चाहूँगा आपके बचपन के दिनों से, जहाँ पे आपका जो जयपुर के पास जो गांव रहा रुंदल, वहाँ से आपने मैंने देखा है कि इनिशियली गांव के अंदर जिनका बचपन गया होता है, वो बहुत कुछ चीज़ें जो उनके जीवन के अंदर वहाँ से जो सीखी होती है वो अपने पूरे रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको अपने बचपन के दिनों को कुछ ऐसे 2-3-4 हाईलाइट पॉइंट्स आप बता पाएं जो वहाँ पे आपने जिया, जिसकी वजह से आपको करियर के इस ऊंचाई तक आप पहुंचे, बिजनेस की ऊंचाई तक पहुंचे। देखिए, हमारा गांव रुंडल जयपुर से करीबन 40 किलोमीटर है। ओके, उसकी आबादी जब मैं वहाँ पे था तो करीबन 1000 लोगों की थी। ओके, बहुत छोटा गांव था। एक बस जयपुर से जाया आया करती थी। अच्छा, जो सुबह जाती थी शाम को आए, ऐसे कुछ? मैंने प्राइमरी स्कूल वहाँ से की। अच्छा, और मुझे याद है कि मुझे इंग्लिश के टीचर डंडे मार के पिटा करते थे। ओहो, हम सितोलिया खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। अच्छा, वो एक धुंधली सी याद है। ओके। तो उसके बाद में प्राइमरी के बाद में हमारे रुंडल के पास में करीबन 4 किलोमीटर दूर मानपुरा पड़ता था। मानपुरा, ओके। और वहाँ से हमने मिडिल क्लास की, ओके, 3 क्लास। ठीक है। और तो वो 4 किलोमीटर जो था वो आप पैदल ही जाते थे? पैदल जाना पड़ता था। ओके। गांव की लाइफ थोड़ी सी हार्ड थी। हाँ, काम जैसे कभी कुएं से पानी भी लाना पड़ता था। अच्छा, फैमिली के बिजनेस भी करना पड़ता था कि परचूनी की दुकान थी। अच्छा, गांव में आपके पापा की परचूनी थी। तो मिडिल क्लास मैंने सप्लीमेंट्री से पास किया। ओके, 2 सब्जेक्ट पर सप्लीमेंट्री थी। अच्छा, चलो, ये कौन से ईयर की बात है सर? ये 68। ओके।
उसके बाद में जब मैं जयपुर आया एडमिशन के लिए, ओके तो हमने हर स्कूल के चक्कर काटे, ओके मतलब किसी में एडमिशन नहीं मिला। ओके और एडमिशन नहीं मिला तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, जो हाँ पहले ही जयपुर में एस्टेब्लिश थे, हाँ उन्होंने मुझे झाड़ पिलाई, हम्म, यानी तुम किसी भी काम के नहीं अच्छा और तुम वापस गांव चले गांव जाओ, चले जाओ ओके यहाँ पे तुम्हारा कोई कैरियर नहीं बनेगा। हाँ वो मेरी लाइफ का पहला सबक था। सबक था ओके और मैंने उस टाइम पे मुझे आया कि नहीं, पढ़ने में कुछ सार है। हाँ और मैंने ठाना कि अगर एक बार मुझे कहीं एडमिशन मिल जाए हाँ तो मैं कहीं उसमें मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके तो बड़ा मुश्किल से यहाँ खंडेलवाल स्कूल था एक, ओके जो कि काफ़ी लोअर कैडर का था, ओके वहाँ मुझे एडमिशन मिला। हाँ। और उसके बाद में ये 9th की बात कर रहे Ninth हैं की 9th बात। ओके उसके बाद हम्म, सिंस 9th मेरी फर्स्ट डिवीजन आई क्लास में, अरे वाह और बीकॉम तक मैंने इसको मेंटेन किया। अरे वाह तो लाइफ का पहला सबक रहा कि तुम्हें हार्ड मेहनत करनी है हम्म, और स्टडीज पे कंसंट्रेट करना है। ओके और मैं मानता हूँ, मैं मेरे ब्रदर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उतना लताड़ा उतना लताड़ा कि की मेरे को सबक मिल गया। ओके तो 9th और 10th 11th मैंने खंडेलवाल स्कूल से की। ओके फिर 12th और ग्रेजुएशन हाँ अग्रवाल कॉलेज से किया। ओके अग्रवाल कॉलेज में हम बीकॉम में करीबन 60 स्टूडेंट्स थे, 70, ओके और उसमें से 15 हम्म, ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया। और अच्छा। मेरे हिसाब से करीबन 5-6 चार्टर्ड अकाउंटेंट बने उसमें ओके हमारे क्लास में। तो वहीं से मुझे ये आया हम्म, कि मुझे भी सीए करना सीए चाहिए। करना चाहिए ओके और 76 में मैंने ग्रेजुएशन की ओके फर्स्ट क्लास से, और 76 में ही मैंने सीए के लिए एडमिशन ले लिया था। ओके यहाँ एससी जैन एंड कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं थी, हम्म, परंतु क्योंकि सीए में एडमिशन मिलना भी एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल 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 और उस टाइम पे फीस लगा करती थी, अच्छा मतलब जो चार्टर्ड फर्म्स थी वो पैसे लिया करते थे एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए ओके तो और वो बड़ी फर्म में ज़्यादा पैसे लिया करते थे, छोटी फर्म में कम थे। तो क्योंकि पैसे कम लग रहे थे तो इसलिए हमने एक छोटी फर्म छोटी फर्म दे दी और वहाँ से मैंने सीए किया। ओके उसके बाद आपकी जर्नी आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर आए वो थोड़ा बताइए। 77 मैंने 79 में ट्रेनिंग पूरी की सीए की। ओके उसके बाद में राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर की सर्विस लगी, ओके ये कौन से ईयर की बात है 79। 79 ओके और वहाँ एज ए असिस्टेंट मैनेजर मैंने जॉब ज्वाइन किया। मेरी लाइफ में राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा महत्व रहा है, Okay. बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रही है। फिर मैंने 80 में सीए किया, मेरा रिजल्ट आया 80 में। फिर मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया भिवानी में, और वहाँ करीबन साल भर रहने के बाद ओके पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ज्वाइन किया चंडीगढ़ में। ओके उसके बाद आरएफसी में फिर वैकेंसी निकली डिप्टी मैनेजर की, और मैंने डिप्टी मैनेजर की ओके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ही मेरा कोई पूछा गया कि वैसे आप ज्वाइन करेंगे या नहीं। हाँ और तो मेरी डिमांड थी 8 एडवांस इंक्रीमेंट्स की। तो टू द ग्रेट सरप्राइज टू मी, उन्होंने 8 एडवांस इंक्रीमेंट दे करके ओके तो 8 एडवांस इंक्रीमेंट पे स्केल पे ओके तो दैट वाज द फर्स्ट इन द आरएफसी स्टेयर्स। तो जब मैंने आरएफसी को वहाँ ज्वाइन किया डिप्टी मैनेजर, और 84 में मैंने फिर आरएफसी छोड़ के हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया। ओके और वहाँ 4 महीने रह करके मैंने वापस प्रैक्टिस चालू कर दी। ओके तो आपने सीए की प्रैक्टिस चालू की। तो 85 में मैंने सीए की प्रैक्टिस चालू की। तो मुझे ब्यूरोक्रेसी का भी एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल डिग्री का भी एक्सपीरियंस है, और एज ए बिजनेसमैन जो मैंने 2000 में रियल एस्टेट में आया,
तो एज ए बिजनेसमैन भी एक्सपीरियंस है, तो तीनों फील्ड का, तो आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी हम्म एज वेल एज प्रोफेशनल सर्विस राइट एज वेल एज बिजनेसमैन, मुझे तीनों फील्ड का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। ओके। ये तीनों फील्ड का है। तो ऐसे आपने बैक टू बैक आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि आप ये जॉब छोड़ के फिर, बिकॉज उस वक्त मुझे लगता है जॉब मिलना ही एक बड़ा चैलेंजिंग काम था लोगों के लिए। नो डाउट आरएफसी की सर्विस बहुत अच्छी थी। मेरे साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पे उन्होंने भी अपॉइंट हुए थे, वो वहीं आरएफसी में रिटायरमेंट तक रहे। अच्छा परंतु वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, राइट कि मैंने 2 साल छोड़ करके दोबारा फिर हाई जंप के लिए मैंने चेंज किया और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए रिस्क लिया, राइट क्योंकि प्रैक्टिस के लिए रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने प्रैक्टिस कौन सी ईयर में स्टार्ट की सर? 85 में, और 85 से लेके टिल मैंने करीब 2000 तक प्रैक्टिस ओके। प्रैक्टिस में भी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी हाँ हाँ और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था, हाँ परंतु फिर भी लक ने यहाँ भी प्रैक्टिस में भी साथ दिया ओके। और इनिशियल स्टेज के ऊपर इनकम टैक्स के हमें काफी केसेस मिले। अच्छा तो एक मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड में अच्छी प्रैक्टिस मैंने एस्टेब्लिश कर ली थी। इसके बाद में 95 में करीब मेरे ही अपने एक क्लाइंट थे दौलत सिंह जी। अच्छा उनकी करीबन 2000 गज की कोठी थी साउथ हाउस खजाना वालों के रास्ते में। अच्छा और उन्होंने उसको 55 लाख रुपए में बेचना तय किया था। ओके। उस टाइम पे उस टाइम पे 95 में उस टाइम पे इनकम टैक्स क्लियरेंस लेनी पड़ती थी। अच्छा उसके लिए वो मेरे पास में आए थे कि आप इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। ओके। हमने पूरी इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवाया हूँ। दिलवाने के बाद में वो बड़े थोड़े से सुस्त हो गए और उनका गुप्ता साहब हम 5 ब्रदर हैं और 5 ब्रदर्स में 10-10 लाख रुपए हिस्से में आएंगे। हाँ। और कोई कहाँ मकान बना लेगा, कोई कहाँ मकान बना लेगा। हाँ। तो सावरदा ठिकाना था उनका, राजपूत थे। ओके। तो सावरदा ठिकाने का नाम खत्म हो जाएगा। हाँ। उनका मानस ये बना कि मैं इस डील को कैंसिल करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लूँ। अच्छा। और उसके लिए वो मुझे दिखाने भी लेके गए। ओके। मुझे भी जम रही थी कि यहाँ पे दुकानें आ सकती हैं। तो मैंने कहा कि आप बना सकते हो यहाँ पे। मैंने 2-3 बिल्डर्स जो उस टाइम पे थे, हाँ। उनका नाम सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाके बनवा लीजिएगा। परंतु उन्होंने कहा गुप्ता जी मैं आपके साथ ही बनाना चाहता हूँ। अच्छा अरे वाह। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उनको ऐसा क्या कॉन्फिडेंस था आपका कोई ऐसा? मैंने भी उनसे पूछा हाँ कि आप मुझसे क्यों बनाना चाहते हो? मुझे तो कुछ एबीसीडी भी नहीं आती यस ना मेरे पास इतना फाइनेंशियली पैसा। हाँ। तो उनका कहना ये था गुप्ता साहब मेरे पास में ठिकाने का सोना चांदी पड़ा हुआ है, 500 बीघा लैंड है। अच्छा। मैं आपको अटकने नहीं दूंगा। अगर आप बनाते हैं तो अच्छा। मैं पैसे से आपको अटकने नहीं दूंगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोजेक्ट बन के अपन सक्सेस हो गए। हाँ। मैंने कहा कि भी जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेते? हाँ भाई मुझे तो एबीसीडी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पैसा है आपके पास, जमीन है आपके पास है। हाँ। तो उनका बड़ा एक अच्छा सटीक जवाब था कि गुप्ता जी देखिए हम राजपूत हैं और पब्लिक ये मानती है कि हम कब पी के भाग जाए। हाँ सही बात है। तो लोग हमसे अप्रोच करते हुए डरते हैं। हाँ। मैं कितना भी ऑनेस्ट हूँ परंतु मुझसे व्यापारी वर्ग एडवांस देता हुआ डरता है यार पता नहीं मैं इनसे मिलूंगा कैसे मिलूंगा, क्या होगा, ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ये क्लैरिटी भी बहुत जरूरी होती है मतलब। हाँ। और क्या आप बिजनेस फैमिली से हो? हाँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आप पे बिलीव करके एडवांस पैसा दे देंगे। ओके। तो उनके परसुएशन से बार बार कहने से मैं रियल एस्टेट में चलो मैंने हाँ कर दी। ओके।
और हमने प्रोजेक्ट चालू कर ओके। दिया। पर तो उनका सोचना सही था। अच्छा। हम लोगों के पास में काफ़ी एडवांस पैसा आया हाँ। और वो प्रोजेक्ट जहां हमने करीबन 400 दुकानें बनाई, 5 लाख रुपए में पूरा घूम गया, बना दिया। 5 लाख में पूरा बना दिया। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया वो। अच्छा, तो क्या प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा जो पहला प्रोजेक्ट? सावर हाउस कपड़ा मार्केट। ओके, ठीक है। तो वहाँ दुकानें बनी वहाँ दुकानें बनी। ओके। और बहुत अच्छी चली। ओके। तो जिनको उनको जो 50 लाख में था उनको 5 करोड़ रुपए मिले अरे वाह! और हम लोगों को भी एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट। प्लस एक लाइन चेंज हो लाइन लोगों का कॉन्फिडेंस हमें जागृत हो गया, यस ये बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो और जो राजपूत थे, हाँ। जिनके पास में जमीन थे, उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना चालू किया अच्छा, कि आप बना दीजिएगा। इस प्रकार से ये जर्नी चालू। तो ये पहला जो प्रोजेक्ट आपका 95 में 95 का स्टार्ट हुआ और वो एक 2 साल के अंदर डिलीवर हो हाँ, गया। 3 साल लगा। 3 साल के अंदर। उसके बाद में फिर नए प्रोजेक्ट्स और आते गए ओके। और हमने रियल स्टेट में आगे आना होगा। ओके। और जो हमारी सीए की प्रैक्टिस थी वो मैंने अपने पार्टनर्स को दे दी। अच्छा, उसके बाद आप फुल फ्लेज्ड इसी लाइन के अंदर आए। तो इनिशियली उस टाइम पे जैसे एडवांस आया बाकी सब चीज, लेकिन कोई पहले प्रोजेक्ट में ऐसा कोई चैलेंजेस आपको याद हो गया जिसमें थोड़ा मन ऐसा हुआ हो कि कहीं कुछ अटक रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ? ऐसा है कि गवर्नमेंट परमिशंस में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, परंतु ऐसी बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स हम लोगों को नहीं आ पाई और हमने इजी वे में से अपना कॉन्फिडेंस बनाते हुए, लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करते हुए ओके। हमने पब्लिक को डिलीवरी दी, दुकानें इनको, और जितने भी लोगों ने हमसे परचेज किया दे वर हैप्पी। ओके। उनको इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिल गया, कोई लिटिगेशन नहीं हुआ, कोई इसी प्रकार की चीटिंग नहीं हुई। राइट। एक अच्छा प्रोडक्ट बन करके आया जो कि बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। फैंटास्टिक। हम लोग भी खुश थे, जहाँ परचेज जिन्होंने किया दे वर आल्सो हैप्पी, उनको काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिला। तो उस वक्त आप लोग जो आपने जो काम करते थे वो जेवी में ही होता था, जैसे लैंड? हाँ, उस टाइम पे हमारा ये पहला प्रोजेक्ट जेवी में हुआ। जेवी में हुआ। ओके। और उसके बाद की जो उसके बाद बाद मिक्स हुआ, कुछ जेवी में किया, कुछ हमने आउटराइट किया, हम्म। पर बाद में हमने ज्यादातर आउटराइट किया। ओके। ज्यादातर प्रोजेक्ट जैसे जैसे हम लोगों के साथ पार्टनर्स बढ़ते गए, इन्वेस्टर्स आते गए, फैमिली बड़ी होती गई, तो एक धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता आज के रूप में आ गया, जहाँ के हम कम से कम 20 पार्टनर्स डायरेक्टर्स साथ हैं, करीबन मैंने 60-70 प्रोजेक्ट्स बना दिए। तो एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया मंगलम के ऊपर, राइट, कि मंगलम में कोई भी परिस्थिति हो। बीच बीच में हमें कई प्रॉब्लम्स भी आई, इनकम टैक्स सर्च हुई, सर्वे हुए हैं, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कई कुछ प्रोजेक्ट्स अटके जो हमारे 10-10 साल तक अटके रहे, परंतु हमने उन सबको सॉल्व किया। जो भी प्रॉब्लम्स आई, हमने अपने इन्वेस्टर्स और बायर्स को, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और वो कॉन्फिडेंस ही आज है कि पब्लिक हम लोगों के साथ, राइट, कस्टमर हम लोगों के साथ, उनका ट्रस्ट है। तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बना, इसके साथ ही जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ी, बैंक्स का हमें काफी अच्छा कोऑपरेशन मिला, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का अच्छा कॉर्पोरेशन। तो आज भी हमारी कंपनी BBB+ रेटेड है। ओके। और करीब करीब सभी बैंकों से हमारी लोन पोर्टफोलियो है, और हर बैंक हमारे साथ काम करने में खुश है कि हमारा प्रोजेक्ट आता है तो कोई भी बैंक सैंक्शन कर देता है। तो एक बहुत बड़ा सिंबल है। बिल्कुल। सेकंड कि एक तो बैंक्स का अच्छा, सेकंड
हमारे पार्टनर्स, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है राइट। कि हमें राइट टाइम पे राइट प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर्स मिल गए, उस जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा काम किया। थर्ड, जो भी सेलर है, चाहे वो प्राइवेट पार्टी हो चाहे किसान हो, हाँ। उनका ट्रस्ट ग्रुप पे रहा है। राइट। तो परचेजिंग में सेलर हम लोगों को ज्यादा प्रेफर करता है, तो उनका मानना है कि यहाँ पे किसी प्रकार की चीटिंग नहीं होगी, टाइम बाउंड पेमेंट हो जाएगा और हमें पैसे टाइम पे मिल जाएंगे। वो एक सबसे बड़ी बात मैं उसी पे आने वाला था, क्योंकि इस जैसे आपने बायर्स का एक सेगमेंट बताया, मुझे लगता है रियल एस्टेट का जितना हमने सर्च किया कि सेलर भी आपको अच्छा आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जर्नी आपकी तो स्मूथन हो। तो जो किसान जिनसे हमने एग्रीकल्चर लैंड परचेज, हाँ जी, उनका फुल ट्रस्ट हम पे रहा। राइट। कि उन्होंने एडवांस में सेल डीड करवा दिया, पेमेंट साल भर में लिया, 2 साल तक लिया, तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी कि हमने उनको पेमेंट माल बेच करके दिया। वो किसी भी बिल्डर के साथ नहीं होता। हाँ। जो ट्रस्ट मंगलम के साथ में बायर्स एज वेल एज सेलर्स जो रहा, और उन ट्रस्ट की वजह से जो मैं कहूँगा कि चाहे वो बैंकर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इवन गवर्नमेंट में भी हमारे काम में कहता हूँ कि अदर बिल्डर्स के मुकाबले में फास्ट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी विश्वास है कि इनके काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल साफ सुथरे काम, किसी प्रकार का कोई वो नहीं कि गलत काम करते ही नहीं है। तो उससे गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ट्रस्ट है कि ये लोग ठीक काम करते हैं। आपको ऑलमोस्ट 3 डेकेड हो गई, तो मेरे ख्याल से आपने, जैसे मैंने 17-18 साल के अंदर 2-3 तेजी के दौर, 2-3 मंदी के दौर देख लिए, आपने शायद मेरे से बहुत ज्यादा देख लिए। तो क्या चीज का एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए डेवलपर, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए जब अच्छी मार्केट चल रही हो और जब स्ट्रगलिंग फेज में मार्केट चल रही हो? आपको याद आपका पहला कोई मंदी का दौर जहां पे रियल एस्टेट में लोगों को लगा हो कि लोग हिचकिचा रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो? रियल एस्टेट में जो मंदी का दौर है, थोड़ी बहुत 19-20 हमारी डिमांड में प्रॉब्लम रही है, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम मंदी के दौर में गुजर रहे हैं। ओके। और उसका मेन रीजन ये रहा कि हमने मिडिल क्लास प्लस रियल यूजर को टारगेट किया। हमारे साथ में रियल यूजर और मिडिल क्लास था, इन्वेस्टर को हमने टारगेट नहीं किया। ओके। इन्वेस्टर को जिन लोगों ने टारगेट किया, हाँ, उनको मंदी का इम्पैक्ट ज्यादा था। यस। तो इवन कोविड में भी हमारी टर्नओवर अच्छी रही। अच्छा। कोविड में भी हमने प्रोजेक्ट्स बना करके किए। ओके। तो हमारी टर्नओवर, हमारी मार्केटिंग, हमारे कस्टमर्स, इनमें कहीं फर्क नहीं पड़ा। मंदी सिर्फ उन लोगों का ही जो कि रियल एस्टेट में भी प्ले करते हैं, सट्टा करते हैं और ये देखते हैं कि नहीं तेजी आएगी तो माल बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। हम लोगों ने सिर्फ हमने प्रॉफिट देखा कि मुझे एक प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे जो पर्टिकुलर जो प्रॉफिट लेना है वो मैंने लिया। उसके बाद मैंने अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को कमाने दिया। कि अगर वो मुझे इससे कमाएगा तो मेरे साथ रहेगा। हाँ, मुझे अपना इससे का प्रॉफिट मिल रहा है, आई एम हैप्पी। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे बहुत अनरीजनेबल प्रॉफिट या मैं इनकी जरूरतों को ज्यादा मैं उसको एक्सप्लॉइट करूं। ओके। और यही वजह है कि हम लास्ट 30 इयर्स मतलब सस्टेन कर रहे हैं। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट अटका नहीं। आज की तारीख में हमारे पास में करीबन 35,000 कस्टमर्स है। ओके। एवरीबडी इज हैप्पी, देयर इज नो लिटिगेशन। बैंक्स के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, किसी बैंक का एनपीए नहीं हुआ। अच्छा। किसी कस्टमर का वो नहीं। जो सेलर्स है, लैंड बायर्स, उनके हमारे साथ अच्छे संबंध रहे और दे आर वेरी हैप्पी। और
ये सब का रिजल्ट है कि हमने ट्रस्ट कमाया, हमने पब्लिक का कॉन्फिडेंस कमाया, एक अच्छी टीम बनाई, चाहे वो सेल्स टीम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन टीम हो। फिर हमने सिटीज का सिलेक्शन किया। ओके। तो राजस्थान के काफी सिटीज में हमने अपना एग्जिस्टेंस बनाया। इवन टायर 3 सिटीज में भी हमने गए। ओके। बीकानेर गए, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नीमराना। इन सब लोकेशन पे आप जाते हैं गुप्ता जी, तो क्या एक या दो ऐसी चीजें देखते हैं कि यार मुझे इस सिटी के अंदर जाना है या इस लोकेशन पे जाना है, जस्ट कोई एक सेलर से डील लुक्रेटिव आती है तब इस चीज को आप देखते हैं, या वहां पे पोटेंशियल को भी आप देखते हैं, या कोई मेनली चीज है पोटेंशियल, पोटेंशियल? ओके। बट डिमांड है। ओके। सेकंड, क्योंकि हम लोगों का एक ब्रांड बन गया, लोगों का ट्रस्ट हो गया, और इस ब्रांड का हमें फायदा टायर 3 सिटीज में भी हुआ कि इवन जहां भी हमने हाथ डाला वहां हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और मैं मानता हूं कि ये सारी क्रेडिट हमारे स्टाफ, हमारे बैंकर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे होम बायर्स, प्लस जो भी हमारे साथ जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, उन सबको ये क्रेडिट जाती है कि आज इस बड़ी स्केल में मैं सोचता हूँ कि हमने करीबन 10,000 बीघा में टाउनशिप डेवलप की है, 10,000, और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, करीबन 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा, प्लस ये टाउनशिप है। नो डाउट राजस्थान में तो हम फर्स्ट है, परंतु मैं अगर इंडिया लेवल पे बात करूँ तो भी हम फर्स्ट 10 में होंगे। अरे वाह, जितना बड़ा हमने काम किया है। तो हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया। नो डाउट कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में वैल्यू कम होती है। हाँ, जो फ्लैट में यहाँ पे 3,000 में बेचता हूँ, बॉम्बे में वो फ्लैट 30,000 में बेचता है। तो वैल्यू डेफिनेटली वॉल्यूम हमने जरूर बहुत बड़ा किया कि इवन नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो इतना बड़ा वॉल्यूम उन्होंने किया। बिल्कुल। तो जैसे सर, मैं अभी जब हम आपके पास आए तो हम कुछ कन्वर्सेशंस वगैरह सुन रहे थे, तो मैं देख रहा था कि आप अभी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत जुड़े हुए हैं प्रोजेक्ट पे। आपने इतने 5 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया डेवलप कर दिया सब कुछ, लेकिन अभी भी आपका जो मैं कहूँगा कि एंथुजियाज्म है प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने का, कौन कौन सी स्टेज पे आ गया, क्या आ गया, सिविल टीम के साथ, आई एम श्योर आपके पास टीम है, बाकी सब चीजें, लेकिन आप खुद भी उतनी ही चीजों पे इन्वॉल्व है। ये मैं बोलूँ कि मंगलम की टाइमली डिलीवरी और इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया, उसका ये राज है। देखिए, नो डाउट हमने बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया, एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीबन हम 5,000 लोगों को रोजगार दें। 5,000। ओके। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है। तो ये सारा टीम वर्क से पॉसिबल होता है, कोई भी एक आदमी इसको नहीं कर सकता। तो पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए। और हमने जो हम लोगों के डायरेक्टर्स हैं या उनमें प्रोजेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके। कि पूरी परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्टर देखेंगे। ओके। जहां वो प्रॉब्लम में है वहां मुझसे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट मैं भी देखता हूँ, जैसे कि मैं भी डाउन लाइन जुड़ा रहा हूँ। तो जब आप आए तो जो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था वो प्रोजेक्ट डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ओके। वो करीबन 11 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है। ओके। पिंक वेस्ट। ओके। और हम ये अजमेर में हीरापुरा पे लेके आ रहे हैं। हीरापुरा बस स्टैंड नया बन रहा है गवर्नमेंट का। ओके। और वहाँ पे ये पहला प्रोजेक्ट है। और हमें इसको लॉन्च किए करीबन 2 महीने हो गए।
ओके, हाँ मैं काफी और उसकी 2 महीने में हमने 200 बुकिंग कर लिया। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से हम्म, राजस्थान का ये लैंडमार्क है हम्म, कि इतने कम टाइम पे हम्म, बिना प्रोजेक्ट चालू किए ऑन द ग्राउंड ग्राउंड। इतने बुकिंग आना। तो चलो बहुत बहुत बधाई सर, मैं तो ये मानता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये आपको। भी सब कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहे होंगे जो मंगलम ग्रुप जो आज जो आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 200 यूनिट आते हैं लोगों के लिए, अ, 1 साल 2 साल के अंदर उसको क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे कुछ एक दो टर्निंग पॉइंट्स आपके ग्रुप के लिए ऐसे रहे हो जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया हो? कुछ आप याद करें पिछले 25-30 साल के कुछ ऐसे लम्हे आपको याद हो गया, यार वहां से गियर चेंज हो गया, जैसे गाड़ी के अंदर सेकंड के बाद थर्ड गियर लगता है तो उसकी स्पीड अलग होती है, फिफ्थ पे अलग होती है, ऐसा? जब हमने ये रियल एस्टेट का मंगलम का चालू किया, हाँ, तो बीइंग ए प्रोफेशनल हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। राइट। जितना ये किया, हम्म, मैं तो कहूँगा या तो ईश्वर की देन है या लोगों की शुभकामनाएं हैं कि हम इस स्टेज के ऊपर आए। नो डाउट बीच बीच में काफी प्रॉब्लम्स भी आई। हमने 3-4 इनकम टैक्स रिसर्च सर्च वाला एरिया देखा। साइन किया है, प्रॉब्लम्स आए, कई 1-2 प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से भी हमें गवर्नमेंट लेवल पे अटक गए, ओके। उससे भी प्रॉब्लम्स आई। परंतु जो मेरी टीम थी, जो मेरे पार्टनर्स थे, डायरेक्टर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, मेरे साथ में लोग जुड़े हुए थे, उनका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं हुआ। तो हमने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आज एक मंगलम है तो हर चीज मुमकिन। हाँ, हमने हॉस्पिटल किया। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के सेक्टर में हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 300 बेड का हॉस्पिटल चालू किया। ओके। हमने होटल किया, वेस्ट इन ब्रांड होटल बनाया। और ये सब पॉसिबल हुआ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कि इस लेवल पे पहुंचे, सबको अपना हक मिले। हमारे ये मानना रहा कि सबको जब तक आप साथ लेके नहीं चलोगे तब तक कुछ होगा नहीं। इन सब के दौरान जैसे आपने बात की हर्डल जाए, चैलेंज जाए, ऐसे 2-3 कोई ऐसे टफेस्ट चैलेंज जो आपको लगा हो यार कि आए और उससे आपने क्या लर्न किया? जैसे रेगुलेटरी हो सकता है, फाइनेंशियल्स हो सकता है, कुछ ऐसे हर्डल जो आपको याद हो जिनसे, और फिर उसके अगर आप एस्पायरिंग रियल एस्टेट डेवलपर को उस चीज का बता सके कि यार ये चीज हो सकता है हम थोड़े और ध्यानपूर्वक कर सकते थे, शायद हमारे लिए इनिशियली फेज रहा। देखिए, जैसे हम लोगों ने टाउनशिप अच्छी डेवलप की। आज मैं अगर सोचूं कि मैं उस टाइम पे टाउनशिप डेवलप प्लॉटिंग ना करके बना के बेचता तो शायद हम लोग और ज्यादा अच्छा काम कर पाते। राइट। पर तो वो उस टाइम की वो डिमांड थी। जितने रिसोर्सेज मेरे पास थे, तो मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं ले पा रहा था। तो हमने टाउनशिप में काम चलाया। आज अगर वो जमीन हमारे पास अवेलेबल होती तो हम उस पर कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट्स बनाते। तो ये टाइम की बात है कि आपके पास में किस तरह से फंड्स आते हैं, किस तरह से आप इसको यूज करते हो और आपका विजन क्या है। हम लोगों का हमेशा विजन ये रहा कि कस्टमर का हमने इंटरेस्ट का उसका ध्यान रखा। प्लस कभी भी तेजी मंदी वाले चक्कर में हम नहीं गए। ओके। हमें एक रीजनेबल प्रॉफिट मिला तो हमने काम करके निकल गए। ऐसा नहीं और कि उसकी वजह से ये कि मैं एक बोलूँ, हमने कभी भी ये नहीं रखा कि मैं माल को होल्ड कर लूँ और तेजी में बेचूं। ना आज है हमारा, ना पहले था। ओके। प्लस फाइनेंशियल अरेंजमेंट हम लोगों ने ठीक से किए। ओके। जितने हमारे पास फंड थे, जितने उसी हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स को लिया। तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहा है कि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं की। कुछ लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की तो मार्केट से आउट हो गए। राइट। जयपुर में भी जैसे 5-6 बिल्डर्स मार्केट में आउट हुए। अच्छे बिल्डर्स थे, अच्छा काम था, अच्छा नाम था, परंतु ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से कहीं न कहीं उनको फंड्स फ्लो में प्रॉब्लम आ गई।
तो एक बार आदमी के लिए प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है किसी भी एक भी हम्म। प्रोजेक्ट में, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ईश्वर की मैं तो दे नहीं कहूँगा कि हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया हाँ। कि हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। ओके। हमने जो भी किया और फुल कॉन्फिडेंस से किया, और कॉन्फिडेंस जहाँ हमारे साथ था, हम्म। ट्रांसपेरेंसी रखी, राइट। कॉन्फिडेंस रखा लोगों का, एक ट्रस्ट बनाए रखा, हम्म। तो ये जितने भी कोविड वाला है, इनकम टैक्स सर्च है, आप मार्केट की मंदी कह लो, हम लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। नहीं किया। ना तो हमने तेजी के हिसाब से काम किया, हाँ। ना हमने मंदी के हिसाब मंदी से के काम हिसाब किया। मतलब बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से चलाया। मुझे लगता है वो आपके सीए की प्रैक्टिस और तो उन सब दौरान वो उससे भी फायदा, उससे बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि जैसे आप बात करें कि हमने देखा कि अ, राजस्थान के अंदर 4-5 बहुत बड़े लेवल के प्लेयर थे जो आप जब ने काम 2000 2010 15 तक, और उसके बाद वो आज मार्केट के अंदर उस कंडीशंस पे नहीं है, चैलेंजेस हैं। एक तो जो मुझे लगा कैश फ्लो का जो आपने मैनेज किया, जो रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ जो चैलेंज आता है वो कैश फ्लो का ही है। तो कैसे, क्या एडवाइस करना चाहोगे, कैसे आपने ये सब चीजें मैनेज की बीइंग सीए? क्या क्या चीजें मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ, जो आपने 10-15 साल की प्रैक्टिस की उसका बहुत आपके बिजनेस के ऊपर माइंडसेट रहा कि उसको रोटेट करना और इन सब चीजों पे। मेरा तो ये मानना है कि आदमी को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ओके। जो उसके मीन्स हैं, उसकी कैपेसिटी है, हाँ। उसके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है, हाँ। हाँ। उसकी टीम है, हम्म। अगर वो उसको लेके चलेगा हम्म। और उसके अनुकूल काम करेगा तो डेफिनेटली ही विल सक्सेस। हम्म। और तो जिन बिल्डर्स की आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान में, जयपुर में कई बिल्डर्स हम्म। रिजल्ट नहीं दे पाए, हाँ। इवन वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, हम्म। प्रोफेशन में थे, परंतु उन्होंने ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग। ओके। काम उन्होंने गलत नहीं किया, हम्म। परंतु एम्फासिस ज्यादा कमाने के ज्यादा चक्कर में कमाने वो के चक्कर में मुझे कुछ लगता गड़बड़ हो है जो आप कहना चाहिए कि लॉन्ग रन के अंदर सोचना चाहिए, गई। बिकॉज अगर आपके तरह और आपकी जंप चीजें चलते जंप मारने में रहे ना, रहे स्टेप बाय वहां स्टेप। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से वो आउट भी हुए। मतलब कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाए हाँ। मार्केट में, डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाए, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। कैश फ्लो एक बड़ा चैलेंज है। उस चीज को आप कंटिन्यू, आपके पास बिजनेस आता रहा, आपके पास इन्वेस्टर्स थे, उसने बहुत हेल्प किया। बिकॉज पिछले अगर मैं बात करूं 2015 16 17 18 के आसपास बहुत प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे, लोग उतना, तो आपने एंड यूजर को ही टारगेट किया, उससे कंपनी को बहुत फायदा रहा। रियल एस्टेट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फंड फ्लो, कैश मैनेज करना, राइट। क्योंकि रियल एस्टेट की ब्लड है मनी। मनी, यस। मनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, आप लैंड परचेज करोगे, आप कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाओगे, आएंगे आपके पास 3-4 साल बाद। तो जिसने भी फंड फ्लो ठीक से मैनेज कर लिया वो सक्सेस हुआ। और उसके लिए है कि हम लोगों के साथ में बैंक्स भी काफी हमने कोऑपरेट करा। ओके। और बैंक्स का कोऑपरेशन इसलिए हमने टाइमली पेमेंट किया था, तो लेवरेज वो करते रहे आपको उस चीज पे। फिर सेकंड, हम लोग क्योंकि पार्टनर्स रहे, हम लोगों के साथ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस था कि लोगों ने ट्रस्ट करके पैसा दिया, तो वो भी एक बेनिफिट रहा। लोगों को रहा कि ये रिटर्न दे पाएंगे। तो इन सब में क्या 2-3 आप मनी हैबिट्स अगर बता पाए, बिकॉज आई एम श्योर आपने इतने मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्किंग के साथ आपके पास ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। राइट। कि नहीं, मुझे ईमानदारी से काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है। प्लस स्लो रेस, मतलब बहुत फास्ट अगर आप करोगे तो गलती कर, अगर ये है तो हर आदमी सक्सेस हो सकता है। डिमांड है, मतलब लोग रियल एक्चुअल यूजर्स हैं,
जयपुर प्रफुल्लित जगह है, यहाँ पीस है, लोग अच्छे हैं। तो अदर स्टेट्स के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सारे ही जयपुर में एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। राइट। प्लस आसपास के गांव से लोग काफी आ रहे हैं। सब लोगों को एक अच्छी लाइफ चाहिए। तो मेरा मानना है कि डिमांड है और डिमांड रहेगी। राइट। और तो वही बिल्डर सक्सेस हो पाएगा जो सबको साथ लेके चल रहा हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे आपके सेलर्स हो, फार्मर्स आपके साथ हो, आपको सबको साथ लेके चलना। मैं देख पा रहा हूँ सर, आप अभी भी इतनी बिजनेस जर्नी के बावजूद आपकी अभी भी एनर्जीज बहुत हाई है, काम के अंदर भी और माइंडसेट एनर्जी भी। क्या ऐसी 2-3 हैबिट्स आप अपने लाइफ के अंदर अपनाई हुई है जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ों पे कंटिन्यू रख पा रहे हैं, उस लेवल का सोच पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं और इतना बड़ा एम्पायर रन कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ तक अपने आप को मेंटेन करने की बात है कि मॉर्निंग वॉक है, ओके। प्लस आप ट्रस्ट कर रहे हो। देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। ट्रू। आपको स्टाफ को फ्रीडम देनी पड़ेगी। हाँ। तो हम लोगों ने ट्रस्ट क्रिएट किया, लोगों को फ्रीडम दी। उस फ्रीडम का रिजल्ट है कि काफी काम, मतलब 99% काम तो लोग कर देते हैं। टीम कर देती। अच्छा। मतलब आपको तो अपने आप को फ्री रखना है। जिस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया टेबल वर्क, तो टीम नहीं करेगी। बेटर ये है कि काम दूसरों से कैसे ले, हाँ, वो सीखना जरूरी। तो वो आपने कैसे, मतलब हमने ट्रस्ट किया लोगों, पूरी टीम दी है, काम डिवीजन किया, काम लोगों को दिया। तो आपका भी मेजर जो टाइम है, अगर मैं बात करूं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज में जाता है? बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर आप? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं। जहाँ कोई अटक जाता है, परचेजिंग है, कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन है। मुझे लगता है लैंड जब फाइनल हो रही होगी तो कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन है, उसकी फाइनेंसिंग है, बैंक्स का है, थोड़ा बहुत ओवरऑल कंट्रोलिंग। ओके। ओवरऑल फंड्स फ्लो कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कहीं ग्रुप के लिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। बस हार्डली 3-4 घंटे का काम रहता है। अच्छा। और फ्री है। और मैं सोचता हूँ कि फ्री है तो ज्यादा बेटर है कि आप काम को, ग्रुप को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हो, उसके लिए आप सोच सकते हो। वैसे ईश्वर ने जो माइंड दिया लोग, उसकी कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट, मतलब आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने इस माइंड का 100% यूज किया। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक इस पे जोक याद आया। जोक तो क्या है, एक महात्मा थे। अच्छा। तो किसी राजा के पास गए, तो कटोरा हाथ में था। तो राजा ने कहा कि भिक्षा मांगो। तो उस भिक्षुक ने कहा कि मैं वैसे लेता नहीं हूँ। तो राजा ने कहा ये तो मेरी इंसल्ट है। आप मेरे दरबार में आए हो तो कुछ भिक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो भिखारी बोलता है किसने बाप, आप मुझे भिक्षा दे नहीं पाओगे। ओके। राजा ने कहा मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, हाँ, मेरे पास में इतना सोना चांदी है, वो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे पाऊंगा। हाँ। इस कटोरों को नहीं भर पाऊंगा। हाँ। तुम मांगो, देख लो सब। तो अरे क्या बात करते हो, ये छोटा सा तुम्हारा कटोरा में से। तो उन्होंने उस कटोरों को भरना चालू किया। तो पहले चांदी से, फिर सोने से, फिर हीरे जवाहरात से, कई चीज। और तो जैसे उस कटोरों में डालते वो सब चीजें गायब हो जाती, समा जाती उसके बाद। तो शाम हो गई। अच्छा। वो कटोरा भरा ही नहीं। तो पब्लिक इकट्ठी हो गई।
राजा ने उस भिक्षा के पैर पकड़ लिए ओके। और उसको कहा कि चलो मैं हार गया, आप मुझे इस कटोरे का रहस्य बता दो कि आखिर ये कटोरा है क्या, हाँ, कि जिसमें जो भी चीज डालते हैं वो सारी समा जाती समा जाती है। हाँ। है। ऐसा इस कटोरे में क्या है? तो उसने कहा सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 5 दिन पहले शमशान की तरफ से जा रहा था तो मानव का खोपड़ा मिल गया मुझे, अच्छा। तो ये मानव की खोपड़ी है, जो खाली यूज नहीं हुई, कितना ही डाल दो मानव की खोपड़ी में। तो ये है कि आप कितना काम करते हो, कितना टाइम के पंक्चुअल हो, कितने लोगों को आप साथ लेके चल सकते हो, ये हर एक की कैपेसिटी है, पर वो कितना यूज करता है। हाँ, आज मनमोहन ये अपने प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ, वो भी पूरे देश को चला रहे हैं, चला रहे फिर भी खाली है। हैं। अगर उनको भी कोई ये कहे कि सब आपके पास टाइम है, एक दूसरा कंट्री में आपको और दे दो चलाने के लिए, तो ही विल बी मोस्ट हैप्पी। बिल्कुल। आज उनको कहेगी इंडिया के साथ में आप पाकिस्तान को भी चला लो, हर आदमी ट्राई करता है कि मेरे पास और आ जाए। हाँ। तो कहीं कोई आदमी ये नहीं हुआ कि मैं कंप्लीट हो गया, हाँ। अब मैं और काम नहीं कर सकता। क्या आपको अभी भी इतना एनर्जाइज रखता है? बिकॉज देखो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये सब हो गया, हर स्टेज पे मुझे लगता है आपने एक कोई गोल रखा होगा, अभी यहाँ तक पहुंचना है, अभी यहाँ तक पहुंचना है, कि अभी जब राजस्थान में नंबर 1 हो गए, अभी आपने क्या एनर्जाइज रखता है अगले? ऐसा मैंने आपको बताया ना, जब प्रधानमंत्री सेटिस्फाइड नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री को अगर पूछा जाए कि आप और क्या करना चाहते हो, तो वो भी ये चाहेंगे कि मैं और दूसरे, तो काम का कहीं अंत नहीं है। मैंने जयपुर में एस्टेब्लिश हुआ, हमने गोवा काम किया, हमने बॉम्बे काम किया, हमने उदयपुर किया, भीलवाड़ा किया, अब भी हम चाहते हैं कि इसको और फैलाएं, पब्लिक इशू में जाए, पब्लिक इशू में जाए, पब्लिक इशू में जाए, और बड़ा काम करें, लोगों को और साथ लेके चले, और एक काम करने की तमन्ना है कि, और वो तमन्ना बनी रहती है कि एक आइडेंटिफिकेशन रहता है कि हाँ इतने टाइम पब्लिक हमारे साथ और जुड़ी है, उसका कोई एंड नहीं। हाँ। आदमी काम करता जाता है, जैसे अग्नि है, अग्नि का काम है गर्मी देना, हाँ, स्वभाव। इसी प्रकार से बिजनेसमैन का काम है कि काम करना, वो उसका स्वभाव है। तो आप कंटिन्यू मोटिवेटेड रहते हो अगली एक चीज और करने के लिए। एक काम कंप्लीट हो जाता है, फिर हम दूसरा ढूंढते हैं, दूसरा हो जाएगा, तीसरा ढूंढेगा। आज कोई हमसे पूछे क्यों कर रहे हो, उसका कोई आंसर नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिजनेसमैन के लिए होना भी नहीं चाहिए। क्यों? ये बिजनेसमैन का स्वभाव है कि उसको कैसे बढ़ाए, और इसी के ऊपर इकोनॉमी चल रही है। अगर मैं पूछूं, आपने अभी तक इतने जो प्रोजेक्ट किए, ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट जो आपके लिए चैलेंजिंग हो, जो आपके लगता है इनसे मैं ओवरकम किया, या आपके मन के बहुत करीब हो आपकी जर्नी के अंदर, मंगलम ग्रुप की जर्नी के लिए, एनके गुप्ता जी की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो? जैसे मैंने कहा आपको, हमारे पार्टनर्स जो है, हाँ, मेरी लाइफ में जो भी पार्टनर आए, मेरे साथ में जुगल जी डेरे वाले आए, बहुत बड़ी इवेंट थी मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा, बहुत हेल्प मिली। हमने इनके साथ में भास्कर के साथ में काम किया पार्टनरशिप में, बहुत अच्छा लगा, वो एक नई जर्नी थी। तो डेफिनेटली जैसे जैसे पार्टनर्स जुड़ते हैं, उसी से आदमी बना। हाँ, मैंने जब पहला प्रोजेक्ट किया जुगल जी डेरे वालों के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी पहली बार रिकॉग्निशन हुई, हाँ, कि हम बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये कौन से ईयर? इट वाज 2003-4 जब हमने अपेक्स बॉल यही मॉल बनाया था। तो दैट वाज द फर्स्ट अपीयरेंस जो कि हमने बड़े लेवल पे काम किया। हाँ, उसके बाद में डेफिनेटली हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, परंतु दैट वाज द बिगनिंग। बट ये आपके दिल के करीब और होगा, वो बिगनिंग उनके बिना नहीं हो पाती। जुगल जी डेरे वाले, राम गोपाल जी सराफ, जैसे दौलत सिंह जी,
ये सारी क्रेडिट लोगों को जाती है। और अब जैसे दौलत सिंह जी लाइट में नहीं आते तो हम इस लाइन में नहीं आते थे, हाँ, जुगल जी नहीं आते तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर हम पाते। नहीं होते। हम्म, इन लोगों ने राह खोली, हम्म, नया बना, बड़ा करने का सपना दिखाया। हम्म, और वो एक मतलब हर प्रोजेक्ट हम्म, हर पार्टनर के साथ है मेरा हम्म, कि हमने एक फिर नई ऊंचाई ली, फिर नई ऊंचाई ली, तो उसकी वजह से एक टीम बन गई। आज रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा चार्म हो गया है। लोग, आप मेरे ख्याल से जब आपने जर्नी की तब रियल एस्टेट उतना बड़ा व्यवसाय नहीं था, लोग उतना आना नहीं चाहते थे या लोगों की नज़र में नहीं था। आज जिस हिसाब से है, बहुत सारे एस्पायरिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, आप उनको क्या 2-3 सीख, राय अपनी जर्नी की देना चाहोगे कि यार ये सब चीज़ें आपको अपनानी चाहिए? जब हम लोगों ने रियल एस्टेट शुरू किया तो रियल एस्टेट की बहुत बड़ी इमेज नहीं थी। राइट, जैसे आपने वो इनिशियली वाला एग्जांपल दिया। तो रियल एस्टेट को लोग अच्छा बिजनेस नहीं मानते थे। ये गुंडा बदमाशों का बिजनेस था। आपने कई पिक्चरें देखी होगी बॉम्बे की, जहाँ की बहुत बड़े बदमाश ग्रुप जमीन खाली करवा लेते हैं, बेचते हैं, वो करते हैं। हाँ, वो इमेज लोगों की वही तो थी। रियल एस्टेट का ये इमेज थी हाँ, कि दे आर नॉट द गुड पीपल। तो लोग आना नहीं चाहते थे, लोग डरते थे, रियल एस्टेट वालों से काम करते हुए भी डरते थे हाँ, हाँ, कि ये गुंडे हैं, इनके हाँ, पास में मसल पावर है। मसल्स पावर है। परंतु अब जैसे रेरा आ गया, टाइम बदल गया, लोग बड़े बड़े ग्रुप इसमें आ गए, अच्छे अच्छे लोग आ गए, अच्छी कंपनियां आ गई। तो मैं मानता हूँ कि आज जो रियल एस्टेट है उसमें सब लोग आना चाहते हैं। हाँ, जैसे अडानी जी आ गए, हाँ, मतलब कोई भी बड़ा ग्रुप कोई भी बड़ा ग्रुप। आज रियल एस्टेट में आ गया। तो ये 25 साल की जर्नी रही है। आज लोगों के नजरिया चेंज हो गए हैं कि नहीं, रियल एस्टेट आता है बिजनेस में। तो लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया। हम लोगों का, जैसे हम लोग रियल एस्टेट में हैं, लोग कहते हैं कि मसल पावर के बिना होता ही नहीं, तो हमने कभी यूज ही नहीं किया, कभी हमने बनाई ही नहीं, नेवर। जो भी बातचीत हुई वो टेबल पे बैठ के, अगर डिस्प्यूट्स भी हुए तो उनका सॉल्यूशन भी टेबल पे बातचीत से। तो लोगों का जो ये भ्रम था डेवलपर्स के प्रति, और वो कम हुआ क्या, खत्म ही हो गया। आज जो बॉम्बे में पहले था कि नहीं, बॉम्बे में लोग वसूली करते हैं और करते हैं, हाँ, ये सब भी खत्म हो गया। तो अब एक रियल एस्टेट बिजनेस आ गया, इंडस्ट्री हो। और जितना रियल एस्टेट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय वे ऑफ जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, इनकम टैक्स, तो थर्ड फोर्थ इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के लिए भी, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट को देता है। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद में रियल एस्टेट ही है, जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। यस, ट्रू। तो अच्छा, लोगों की लाइफ स्टाइल बदली है। पहले लोग 10 कमरों के मकान में 10 फैमिली रहा करती थी। अब लोगों का स्टैंडर्ड बदला, वो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम में रहते हैं। पहले आदमी रिटायरमेंट के बाद में मकान लेने का सोचता था कि मुझे लोन नहीं मिलेगा। अब आदमी सर्विस से पहले सोचता है। हाँ, मतलब 30-35 साल की मैं ले ले। तो बहुत चेंज हो गया। मुझे याद है कि मैं भी एक कमरे में, मैं खुद 2 बच्चे, वाइफ, एक कमरे में रहते थे, उसी में किचन होती थी। अच्छा, तो अब वो चेंज हो गया, और वो चेंज जर्नल आया, नॉट ओनली हमारे परिवार से ही, तो हर आदमी की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ी है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, और इंडियन इकोनॉमी भी डे बाय डे एक्सपेंडिचर इकोनॉमी बनती जा रही है, जस्ट लाइक यूएस। राइट।
पहले लोगों के पास काम नहीं था, हाँ। लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग काम करते ही नहीं थे, हाँ कच्ची सड़कों के ऊपर ही जाया करते थे, जो कपड़े मिल गए वो पहन लिया करते थे, सेटिस्फाइड थे, हम्म लगन ही नहीं थी, मतलब काम करने की जिज्ञासा, बड़ा बनने की वो थी। हम्म आज सब हम्म मतलब गांव तक में एक अच्छी हम्म जिंदगी जीने की राह बन गई है। हाँ तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ी और इससे रियल एस्टेट भी बढ़ा। तो रियल एस्टेट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, हम्म प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, लोगों के पास में पैसे आए हैं, गवर्नमेंट के पास में पैसे आए हैं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हम्म, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे गांव का विकास हुआ। बिल्कुल तो हम रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल में। जब मतलब EWS, LIG, LIG हाँ जिनमें जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम्म, उनको भी मकान मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। मैं आपको थोड़ी सी वापस अपनी आपकी जर्नी के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। आप मैं देखता हूँ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हुए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चीजों पे एंगेज है। कैसे सामंजस्य बैठाते हो आप पर्सनल, प्रोफेशनल, सामाजिक और इतने एक्टिवेशन लेवल पे? बहुत मुश्किल हो पाती है कुछ मतलब। नहीं है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मैंने कहा ना कि ये आदमी पे डिपेंड करता है कि ये सारा काम करने के बाद में भी आप फ्री हो, हाँ ये आपकी कैपेसिटी कैपेसिटी है। कि माइंड को आप कितना ही भर लो हम्म, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता टाइम डिवाइडेशंस ऐसा ऐसा कुछ आप है। करके आप रखते हैं? ट्रस्ट करके चलो ना लोगों को, हाँ मतलब लोगों को काम करना है, लोगों को काम करना, लोगों का एम्पावर कर हाँ, दिया, बस डिसीजंस आप मेकिंग उनको दे दी। करो। इन सब के बीच आने वाले 5 साल के अंदर आप क्या, मंगलम ग्रुप जैसे अभी तक 5 देखिए, करोड़ के आसपास किया, आपने क्या? मंगलम ग्रुप एज ए होल हम अब चाह रहे हैं कि हम पब्लिक इशू में जाएं, पब्लिक इशू, अरे वाह, साल 2 साल में कोशिश अगले करें। 2026-23 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हम हैं। अपनी एग्जिस्टेंस और सिटीज में बढ़ाना चाहते हैं। बॉम्बे में हमने एक चालू किया एक प्रोजेक्ट, अच्छा, बॉम्बे में हम और एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं वेरी नाइस। और हम चाहते हैं कि आप जो हमारे पास 30-35 हजार कस्टमर है वो और बढ़े और बढ़े, ओके। और हम और कुछ समाज को दे पाए। हम्म, मतलब अब कमाने का वो नहीं रहा, अब रहा है कि कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों के आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, सरकार को कितना दे पा रहे हो, आप अपना नाम कैसे मेंटेन कर पा रहे हो कि लोग आपका नाम इज्जत से ले, इज्जत से। वो एक ख्वाहिश है कि आप कहाँ जाते हो तो लोग कहेंगे हाँ ये इनकी गुप्ता है। तो वो एक मैटर है। अब पैसा यस, अब इमेटेरियल है, अब यस यस कि आप लोग समाज के लिए क्या कर पा रहे हो, अपने आप को किस प्रकार से लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, राइट। चाहे किसी भी लेवल पे, सोशल लेवल पे हो, आप बिल्डर्स लॉबी में हो, कस्टमर्स की लॉबी में हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। इस दौरान आप इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को और राजस्थान रियल एस्टेट मार्केट को क्या देख रहे हैं अगले 10 साल के स्टेज पे, जिस हिसाब से इवॉल्व हुआ है मार्केट? देखिए, रोटी कपड़ा मकान, इसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल, बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ गया। हाँ, बॉम्बे वालों के लिए कहा जाता है कि उनका जर्नी एक बेडरूम के फ्लैट से चालू होती है, हाँ, और वो 3, 4, 5 बेडरूम तक खत्म हो जाती है। शुरू लाइफ चालू करता है वो 20 साल 25 साल की एज में एक बेडरूम से, और उसके हमेशा ख्वाहिश की बढ़ती जाती है कि मुझे 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, और उतने तक वो रिटायर हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस जर्नी है। तो मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। डेफिनेटली आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो आज 1 बेडरूम में है वो 2 में जाएगा, 2 वाला 3 में जाएगा, 3 वाला 4 में जाएगा। अब जैसे बॉम्बे में रीडेवलपमेंट चालू हो गया, स्लम एरिया वो हो गया, तो हमेशा डिमांड निकलेगी। तो बहुत अच्छा
भविष्य मैं तो मानता हूँ कि इंडिया में हम्म, लोगों का जो स्कोप है रियल एस्टेट का हम्म, वो बहुत बड़ा है, आज भी बहुत बड़ा है। आज भी जितनी डिमांड है हम्म, उतनी सप्लाई नहीं है, राइट। करने को बहुत कुछ है। राजस्थान में जयपुर के अलावा इंडिया में और कौन सी पोटेंशियल मार्केट ऐसी दो तीन देखते हैं आप, जहां आपको लगता है कि एक तो राजस्थान के अंदर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने राजस्थान को बहुत डीपली स्टडी किया है, तो अपार्ट फ्रॉम जयपुर विच आर दी सिटीज, और इंडिया में आपके हिसाब से, क्योंकि आप नेशनल मार्केट पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। देखिए, रियल एस्टेट की डिमांड हर सिटी में है, हम्म, रादर गाँव में भी है। गाँव में भी। आज के जो गांव थे हम्म, वो बड़े कंजेस्टेड वे में डेवलप हुए थे। उस टाइम पे कोई कोई प्लानिंग नहीं थी, हाँ। प्लानिंग नहीं थी। 2-2 फीट 5-5 फीट की 10-10 फीट की गलियां गलियां हैं, हाँ। कि वहाँ हाथी निकल जाए या घोड़ा निकल जाए, निकल जाए, हाँ। मतलब लोगों की सोच नहीं थी। सोच नहीं थी, हाँ। लोगों के पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे। हम्म, अब लोगों की सोच चेंज हो गई। हाँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक तरीके से रहूं, हम्म, फ्लैट में रहूं हम्म, और अपना डेवलप्ड टाउनशिप में रहूं। राइट। तो इवन हमने छोटे शहरों में भी जहां हमने डेवलपमेंट किया, जहां हमने टाउनशिप डेवलप किया, वहाँ एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। मैंने देखा निमराना में आपने बहुत, निमराना में बहुत अच्छा रहा। कोटपुतली कंपेरेटिवली बहुत छोटा है, टायर 4-5, यस, और तो वहाँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो जहाँ जो भी सिटी है, इवन 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन से ऊपर की जितनी सिटी है, सिटी वहाँ सब में प्लांट डेवलपमेंट की जरूरत है। लोगों के पास में जो मकान थे वो आज 100 साल पुराने हो गए, 50 साल से पुराने पुराने चलते आ रहे हैं। मतलब उस पर क्रांति नहीं आई थी, सिस्टम नहीं बना था, डेवलप्ड जो प्लान है वो पहले नहीं थे, लोग बनाते गए बिना प्लानिंग। अब जब आता है कि नहीं, प्रॉपर रोड्स हैं, प्रॉपर सीवरेज लाइन है, प्रॉपर वाटर लाइन्स हैं, सामने गार्डन है, लैंड अच्छी है, 2-3 गाड़ियों आने जाने की जगह है, पार्किंग है, वो पुराने वाले मकानों में पॉसिबल ही नहीं थे। सोच भी नहीं थी, लोगों के पास गाड़ियां थी नहीं। जी। अब ये सारा, तो मेरा मानना है कि इवन छोटे शहरों में भी प्लॉटिंग की जरूरत है। ओके, प्लान डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अभी जो इन सालों में कुछ प्लॉटिंग जो बढ़ी है, उसका रीजन भी ये रहा कि छोटे शहरों में लोगों के पास टाइम तो है, तो बना तो खुद लेते हाँ, पर तो लैंड नहीं है, डेवलपमेंट का आइडिया नहीं, वो डेवलप नहीं कर सकते इतनी बड़ी लैंड परचेज करके डेवलप। तो अभी भी उसका स्कोप है कि आप लैंड परचेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो। जयपुर में भी आप बहुत सारे एरियाज पे काम करते हैं, अजमेर रोड है, वैशाली नगर है, जगतपुरा है, कौन सा आपको सबसे प्रॉमिसिंग एक लोकेशन की अगर बात करूं आपके हिसाब से, कि ये एक एरिया है जो, देखिए हमने रिटर्न तो सब सभी जगह एरिया देंगे। में काम किया। हाँ, जगतपुरा हुआ, सिरसी रोड हुआ, अजमेर रोड हुआ, टोंक रोड हुआ। हाँ, परंतु जगतपुरा साइड में जैसे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट अच्छा, टाउन प्लानिंग अच्छी है, वहाँ ठीक हुआ। और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब अब तो खैर हम लोग जो टाउनशिप बना रहे हैं तो हम ही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, परंतु फिर भी क्या है, प्राइवेट बिल्डर्स की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, राइट। तो इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट आके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, जस्ट लाइक दुबई, कि आप 5000 बीघा में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, तो फिर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है। जैसे अब कुछ राजस्थान गवर्नमेंट जैसे कर रही है, यही जगतपुरा में किया गवर्नमेंट ने, तो एक अच्छी स्कीम निकल के आ रही। मतलब जगतपुरा के लिए लोग कहते हैं कि नेक्स्ट गुड़गांव होगा। तो मेरा मानना है कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए।
और बिल्कुल। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, अच्छा। डिमांड अच्छी होगी हम्म, और पब्लिक एट ए लार्ज हम्म, एंजॉय करेगी। जहाँ बिल्डर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता हाँ, और स्कोप बहुत बड़ा है, ट्रू। तो हमारी लोकल अथॉरिटीज है, हम्म, गवर्नमेंट को अपने लेवल के ऊपर हम्म, इंफ्रा में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ध्यान जरूरत देने है की जरूरत है। कि आज जितने लैंड वो लोग एक्वायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, गवर्नमेंट रोड बना सकती है, गवर्नमेंट पाइपलाइन बिछा सकती है, पानी का ला सकती है, बड़े बड़े बांध बना प्लान सकती है, बना सकती है। जो कि एक प्राइवेट बिल्डर नहीं कर पाता। हम्म, तो अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट होगी तो और अच्छा एक्सपेंसिव। हाँ, क्योंकि और मैं स्पेशली जयपुर जैसी सिटी में देखता हूँ कि इसको तो किसी भी तरफ कहीं पे भी फैला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैला सकते हैं, हाँ, एक्सप्रेसवे निकाल सकते हैं। बॉम्बे जैसी लोकेशन है वहाँ पे तो ये सब पॉसिबल नहीं है, या दिल्ली है वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आज के टाइम पे डिस्टेंस कोई मायने नहीं मायने नहीं रखता। ट्रू। लोग आधा एक घंटा नॉर्मल ट्रैवल करते हैं। अगर नॉर्मल ट्रेवल आधा घंटा कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वर्क एट होम हो गया, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल घर पे ही घर हो पे गई। पहुंच जाती है। हाँ, यस। तो एंटरटेनमेंट के पूरे साधन हो गए आपके हाँ। पास में, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर अभी तक की जर्नी के लिए। हम क्लोजिंग स्टेटमेंट पे आपकी एक तो सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक अगर आप बताना चाहें, जो आपको लगता है दिल के बहुत करीब है, चाहे वो पर्सनल हो देखिए, चाहे प्रोफेशनल हो। मैं तो मानता हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया हम्म, और ईश्वर ने भी बहुत साथ दिया, जो कि मैं यहाँ पे हूँ। हम्म, मैं अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम मानता हूँ अच्छा। कि ये ये सब जो इतना बड़ा बना हाँ, कि आज आप हॉस्पिटल लाइन में है, होटल लाइन में है, हम्म, और इतना बड़ा काम अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ देखूं हम्म, आज से 40 साल पहले की, हम्म, तो मैं कल्पना भी नहीं कर पाता था वही वही वही। कि मेरे पास में खुद के लिए एक ऑफिस नहीं हुआ करता था। जब मैंने सीए की प्रैक्टिस चालू की तो हम एक 10 बाई 10 के कमरे में 4 जने बैठा करते थे, वो भी किराए का था। हाँ, तो दैट वाज इन 85। हम्म, तो वो देखता हूँ कि मैं 85 में 10 बाई 10 का कमरा किराए पे नहीं किराए ले पे सकता था या उसको खरीद खरीद सकता नहीं था, सकते थे। हाँ, और आज उस लेवल पे आ गया। हम्म। तो बहुत बड़ा चमत्कार है तो लाइफ के लिए। क्योंकि आप ये एस्पिरेशंस हर मतलब उस वक्त सपना क्या था जब आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और फिर 2000 में मैं जानना चाहूंगा उस वक्त क्या सपना था जब काम स्टार्ट किया कि कहाँ तक होना चाहिए? ऐसा कुछ ही नहीं, मुझे लगता है ये इतनी चीजें जो है वो तो सोच के सोच बाहर सोच थी, के सोच के भी बाहर थी। हम्म, ये सब बनती गई। बनती गई। जैसे वो बोलते हैं कि सोच के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि हर आदमी जो सोचता है ना, कहीं न कहीं उसका कुछ होता है। ओके। मेरे 2 लड़के हैं हम्म, और दोनों ही मेरे साथ हैं। करीबन एक लड़की की शादी को 20 साल हो गए, एक के 17-18। जब उनकी शादी हुई तो मुझे ये था कि हमारे घर में कोई न कोई डॉक्टर होना चाहिए, हम हाँ। एक हॉस्पिटल करें। अच्छा। मेरी लाख कोशिश रही कि मेरी डॉटर डॉक्टर आए, हाँ, चलो पर तो वो नहीं हो पाया, पर तो माइंड में कहीं न कहीं था। हाँ, और उसका परिणति ये हुआ कि हमने हॉस्पिटल बना हॉस्पिटल ही बना दिया। तो आदमी जो सोचता है ना, कहीं न कहीं उसकी प्रकृति उसका साथ देती है। मैनिफेस्टेशंस आप कह सकते तो हैं कुछ। अब हॉस्पिटल बन गए, वैसे ही बन गए बिना बस। किसी प्लानिंग के, हाँ। बन गए। बन गया। तो आदमी की सोच, आदमी के विचार, आदमी का ट्रस्ट, आदमी का वर्किंग कैपेसिटी, बहुत चीजें काम करती है। और फिर सबसे बड़ा लक। आप मानते हैं लक को भी बहुत नेचुरल काम तो हर व्यक्ति का काम तो हर व्यक्ति करता है, या सही समय पे सही चीज सही लोगों का साथ, सही कई चीजें हैं वो जो तो इसलिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं हो मैं सकते। कहूँ कि लकी अकेला है, वो भी हाँ। नहीं है। सारे फैक्टर्स को एक में मिलके बनता है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एन गुप्ता जी। ये बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉडकास्ट, और आपकी जो जर्नी है पिछले
15 साल की वो और 25 साल की है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। और जो भी आई एम श्योर मंगलम ग्रुप के जितने भी इन्वेस्टर्स और क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स हैं, they are so lucky to have NK Gupta on their side. So this is Anil Soni signing off from the Success Real Estate Success podcast. Thank you so much.